देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल आपको 60 डिग्री का दे रखा है और आपको ये वैल्यू निकालनी है ना। दो मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। देखो बिल्कुल आसान है क्योंकि ए और बी के ऊपर आंसर तो डिपेंड करता नहीं, आपको ये दिख रहा है बच्चों। ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। उसमें से सी 60 है तो आप मेरे को ये बता दो ए और बी का सम कितना हो गया, 120। अब एक तरीका तो ये है कि ए और बी का सम 120 है तो आप लेट कर लो, ए को भी कितना मान लो 60 और बी को भी कितना मान लो 60, क्योंकि मान सकते हैं ऑप्शन के अंदर कहीं ए और बी तो है ही नहीं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा फिर बता दो आप मेरे को, cos 60 प्लस cos 60 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई नीचे कितना है cos ऑफ जीरो हो जाएगा क्या, ए माइनस बी, ए और बी तो इक्वल है तो cos जीरो कितना होता है 1, cos 60 होता है हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया बच्चों 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आप सिंपल मेथड से करना चाहते हो, देखो ये तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया, बेसिक मेथड से और करवा देता हूँ। मेथड नंबर 2 बिना माने, देखो आंसर डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ मैं, ऊपर फॉर्मूला लिख दूँ cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2 और इनटू क्या होता है cos c माइनस d बाई 2 और डिनोमिनेटर में भी क्या है बच्चों cos ऑफ a माइनस b बाई 2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, cos ऑफ a माइनस b बाई 2 कट गया, 2 इंटू cos ऑफ a प्लस b। अब a और b का सम कितना है बताओ, 120 बाई 2 यानी कि 2 इंटू cos 60 और cos 60 कितना होता है हाफ, तो 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा बच्चों 1। ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। मैं कहता हूँ आईटीएफ का जब टीचर पढ़ाता है तो पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर ऐसे क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर देता है कि आपको वो सिखाते हैं कि बाहर अगर कोट है तो अंदर वाली पूरी एक्सप्रेशन को बच्चों किस में चेंज करो, कोट इनवर्स के अंदर चेंज करो, है ना। तो यानी कि पहले अपना टारगेट है कि इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंगल कोट इनवर्स के अंदर लेके आओ। पहले क्या करोगे, पाई बाय 4 को क्या लिखोगे, टेन इनवर्स 1, फिर कोट इनवर्स को क्या लिखोगे, टेन इनवर्स 3/1 का 1/3 कर दो। अब बताओ टेन इनवर्स के आगे से टू कैसे हटता है, ये टू कैसे हटेगा, टू टेन इनवर्स एक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र यानी कि 1/9। तो ये क्या आ गया, टेन इनवर्स 1 और माइनस में बच्चों टेन इनवर्स, ये कितना आएगा अपना 2/3 और 8/9 का 9/8 हो जाएगा, 3/4 आ गया है ना। अब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये कितना आ गया बच्चों, ऊपर आ गया 4 माइनस 3 यानी कि 1, नीचे क्या आ गया 7। तो कहने का मतलब इसका आंसर आ गया टेन इनवर्स 1/7। तो कोट इनवर्स 7 लिख दूँ, इसको क्या लिख दूँ, कोट इनवर्स 7। तो बताओ ये आंसर क्या आ गया अपना 15 प्लस कोट स्क्वेयर, और इस अंदर वाली एक्सप्रेशन को क्या लिख दूँ मैं, कोट इनवर्स 7। अब फिर वही बात होगी, देखो 15 प्लस में कोट ऑफ कोट इनवर्स 7 तो कितना होता है 7 होता है, और इसका क्या लगा हुआ है स्क्वेयर, तो ये कितना आ गया √64, और √64 कितना होता है बच्चों 8, 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। मैं हर बार आपको क्लास में यही बताता हूँ ना कि बड़ा एंगल जब भी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में आएगा उसको छोटा कर लिया करो आप, है ना। ये 250 एंगल बहुत बड़ा मेरे को दिख रहा है 250, साइन 250 को छोटा कर लो। साइन 250 को क्या लिख सकते हो आप, साइन ऑफ 180 प्लस 70 लिख दूँ, 180 प्लस 70, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि इसको माइनस साइन 70 लिख लो। तो फिर बताओ आंसर क्या आ गया अपना, साइन 10 इंटू साइन 50, और साइन 250 को माइनस साइन 70 लिख दूं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस के साइन 50 इंटू साइन 70, और ये भी बच्चों माइनस साइन 70 हो जाएगा और इंटू साइन 10। बस अब आपके पास सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं, या तो बच्चों पहले दोनों टर्म में से कॉमन ले लो साइन 50, या लास्ट की दोनों टर्म में से कॉमन ले लो क्या साइन 70, आपका जो मन करे वो कर लो, आंसर तो दोनों से आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन 70 कॉमन ले लो तो ये क्या बच गया बताओ, साइन 50 प्लस साइन 10, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो साइन सी प्लस साइन डी का, है ना। इसको तो एज इट इज रखो, साइन 10 साइन 50 और माइनस साइन 70, और बच्चों साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बताओ, 2 sin c प्लस d/2 यानी कि 30 हो जाएगा, और कोस c माइनस d/2, c माइनस डी यानी कि 20 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया बताओ, साइन 10 इंटू साइन 50 माइनस में साइन 70, अच्छा ये तो बच्चों क्या होता है 1 ही होता है ना, साइन 30 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस 20 बचेगा, क्या बच गया कोस 20। अब आप क्या करो, अब देखो या तो क्या कर लो इसको 2 से डिवाइड कर लो और अंदर 2 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हो आप समझ गए, क्योंकि मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, या तो इसमें 2 sin a sin b लगा दो। अगर 2 sin a sin b में कंफ्यूज होते हो आप तो आप क्या किया करो, साइन को कोस में चेंज कर लो, इस साइन को कोस लिख लो, कोस 40 लिख दो, इसको बताओ कोस 40 और साइन 50 क्या होते हैं सेम होते हैं, क्योंकि बच्चों को साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप फॉर्मूला लगा दिया करो क्या, 2 sin a cos b,
टू साइन ए कोस बी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन ए कोस बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, होता है ना ये फॉर्मूला। तो बस फॉर्मूला लगा दो सीधा, 1/2 साइन ऑफ, दोनों में है ना, इसके अंदर भी फॉर्मूला इसके अंदर भी फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि 50 प्लस साइन ए माइनस बी, 10 में से 40 गए -30, माइनस फिर से फॉर्मूला लगाओ, टू साइन ए कोस बी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, बस आ गया आंसर अपना। ये कितना आ गया, साइन 50, साइन 30 होता है 1/2, साइन 90 होता है 1, और ये कितना आ जाएगा माइनस साइन 50, साइन 50 से साइन 50 काट दे, अंदर क्या बच गया, -1 माइनस हाफ, -1 -1/2 तो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों इसका, -3/4। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगानी है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बच्चों सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये तो। इसमें तो मैं यही बताता हूँ ना कि ए और बी की क्या कर लो, वैल्यू पुट कर लो। आप ए और बी को दोनों को क्या मान लो, 1 1 मान ले। ए और बी को बच्चों 1 1 मानोगे तो डायरेक्ट आंसर बताओ क्या आ गया, tan इनवर्स 1 और माइनस, ए और बी इक्वल है तो ए माइनस बी 0, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 -0, तो आंसर कितना आ गया बच्चों इसका π/4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में डाउट ये आई थी कि सर आपने ए और बी को 1 1 माना, तो बी ऑप्शन भी मेरे को ये लग रहा है कि π/4 ही दे रहा है ना, 2/1 + 1, ये भी π/4 दे रहा है। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला π/4 आंसर टिक करें कि ये वाला π/4 आंसर टिक करें, ठीक है, कोई तरीका है ही नहीं। तो अब आप क्या करो बच्चों, थोड़ा सा अगर रिस्क खत्म करना है, देखो वैसे तो आंसर π/4 ही आएगा आपको पता है, लेकिन रिस्क फिर भी है थोड़ा सा। आप क्या कर लो, या तो इसके अंदर बेसिक फॉर्मूला ही लगा दो, ये क्या है बताओ, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। देखो क्या होएगा बताओ, tan इनवर्स ए का मतलब क्या है, a/b माइनस दिस वन अपॉन क्या होता है बच्चों, 1 प्लस ए इंटू बी। अब आप इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, एलसीएम लेके बताओ, कोई बड़ी बात है, एलसीएम लेके सोल्व करोगे सब कुछ अंदर कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, 1 बचेगा। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ये देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि हम कह सकते हैं, देखो पूरे एनडीए के एग्जाम में बच्चों आपको पता है 120 क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या पूछा गया है क्या करना है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। मैं तो आपको ये बताता हूँ 80-90 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलो, तो फिर उसके अलावा तो अपने पास 35 से 40 क्वेश्चन बचते हैं ना। तो ये मैं तो 4-5 की बात कह रहा हूँ सिर्फ, बाकी सारे क्वेश्चन तो आपसे सोल्व हो ही जाएंगे। अगर जो बच्चा अच्छे तरीके से मेरे सारे के सारे लेक्चर बच्चों पूरे चैप्टर वाइज देखेगा, फिर पीवाईक्यू सोल्व करेगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस हिसाब से टफ था। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज दिस इक्वेशन हैव ए रियल रूट, एक बात बस बता दो, रियल रूट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है। बस पहला स्टेप तो यही लगाओगे ना कि डी क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डी डी क्या होता है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बोलो b क्या है बच्चों, x का कोफिशिएंट यानी कि कोस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए क्या है बच्चों, x² का कोफिशिएंट यानी कि कोस बीटा -1 इंटू सी क्या है बच्चों, साइन बीटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा यहाँ से देखो ऑप्शन देखो, अब आप ऑप्शन के अंदर आपको हर जगह 1 माइनस कोस बीटा 1 माइनस कोस बीटा, ये कोस बीटा -1 है तो बाहर माइनस को मैं ले लूँ, तो ये क्या बन गया अपना 1 माइनस कोस बीटा इंटू क्या आ गया बच्चों, साइन बीटा। समझ गए आप मेरी बात। अब देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहाँ से बीटा कहाँ से बिलोंग करता है, जीरो से पाई में, बीटा कहाँ से बिलोंग करता है, जीरो से पाई में, यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है। एक बात बताओ, कोस बीटा, आपकी बात मैंने मान ली कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बट कोस स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ये हमेशा क्या होगा बच्चों, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो हो सकता है, 90 पे जीरो होता है। अच्छा साइन बीटा की वैल्यू बच्चों, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी नॉन नेगेटिव होता है ना, साइन भी नॉन नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप ये गारंटी ले लो कि सर ये वाली टर्म भी नेगेटिव नहीं हो, तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, 1 माइनस कोस बीटा को बच्चों जीरो या जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, है ना, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो तो हो सकती है ना भाई, अगर ये जीरो होगी टर्म तो जीरो प्लस कोस स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर बीटा जीरो हो सकता है तो भी ये टर्म जीरो तो रहेगी। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। कोई उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी एक आम बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, उसका इतना दिमाग चल पाना पेपर में कई बार मुश्किल हो जाता है अंडर प्रेशर। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है, ये तो आपको दिखते ही पता लग जाना चाहिए कि जिस ट्रायंगल की साइड 16, 63 और 65, बच्चों जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, है ना, कि कितने ट्रिपलेट ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट लिखने हैं कॉपी के अंदर, ताकि जब भी आप उसको पढ़ो आपको ध्यान आ जाए कि 16, 63
और 65 का तो बच्चों क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, मतलब कि ये एंगल कितना है 90। अच्छा कौन सी साइड है 65 AC, तो ये AC है, तो बच्चों ये एंगल कितना हो गया P। तो P एंगल अपने को पता लग गया कितना 90 डिग्री, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बस। P पता लग गया, तो एक बात बताओ, P पता लग गया तो A प्लस C कितना होगा, 180 में से 90 माइनस करोगे 90 बच गया। अब आंसर निकाल दो सीधा। आंसर निकालना बच्चों क्या है, कोस 2A प्लस कोस 2C इकट्ठा लिख दूं, और प्लस में कोस 2 इंटू बी, बी कितना है बच्चों 90। अच्छा इसमें कोस सी प्लस कोस डी लगा दूं, क्या होता है बताओ, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है ना। और कोस 180 कितना होता है -1। अच्छा अब यह बताना ए प्लस सी कितना है बच्चों, ये सॉरी ये 2A प्लस 2C आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा 2A प्लस में 2C आएगा, ठीक है ये 2A है ना, तो 2A प्लस 2C बाई 2। अच्छा ये क्या हो गया फिर 2A प्लस 2C, तो क्या हो गया A प्लस सी हो गया, डिवाइड करोगे 2 से, और ये क्या आ गया बच्चों A माइनस सी माइनस 1। अब बताना A और C का सम कितना है बच्चों 90, और कोस 90 कितना होता है 0, तो ये सब कुछ तो 0 हो गया, -1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया -1। आसान क्वेश्चन था। दूसरा मेथड बच्चों, एक और मेथड बता देता हूँ आपको। जब आपको एक एंगल पता लग गया क्या 90, बी अगर बच्चों 90 है, तो आप ये बताओ ए और सी का सम कितना है 90 है ना। आप ए और सी को अपनी मर्जी से मान लो, ए को भी और सी को भी बच्चों क्या मान लो, इक्वल मान लो। कितना मान लो 45 डिग्री, तो देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। कितना आ गया बताओ, ए को अगर 45 माना तो 2A कितना हो गया 90, बी तो 180, ये 2B तो 180 हो ही जाएगा। और अगर बच्चों आपने सी को क्या माना है 45, तो 2C कितना हो जाएगा 90, और कोस 90 कितना होता है 0, कोस 180 -1 प्लस 0, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया -1 है ना। कोई मेहनत करने की इस क्वेश्चन में जरूरत है ही नहीं। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। आपको एफ थीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा और बीटा का सम दे रखा है, और एफ अल्फा इंटू एफ बीटा निकालना है आपको। तो बच्चों आप देखो अल्फा प्लस बीटा को ध्यान से देखो, ये क्या है 5 पाई बाय 4, ये क्या होता है पाई प्लस में पाई बाय 4 होता है ना। तो आप अपनी मर्जी से किसी को अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो, ठीक है। अल्फा को मान लो क्या पाई, और बीटा को क्या मान लो बच्चों पाई बाय 4, ताकि वैल्यू निकालना आप मेरे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो अब बताओ एफ ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, अपने को एफ अल्फा निकालना है ना। अल्फा कितना है एफ ऑफ पाई, और एफ ऑफ पाई कैसे निकालोगे बताओ, एफ ऑफ थीटा में थीटा की जगह क्या रख दो पाई रख दो। 10 पाई कितना होता है बच्चों 0 होता है ना, साइन पाई बाय कोस पाई 1 आ गया। एफ ऑफ बीटा बताओ, बीटा को क्या माना आपने पाई बाय 4, तो यानी कि 1/1 प्लस 10 पाई बाय 4 1/2। तो आंसर कितना आ गया बताओ, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा, तो बच्चों 1 इंटू हाफ, यानी कि हाफ इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये तो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहते हैं, बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों, कोस 2 अल्फा का या कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 10 की फॉर्म में, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। यानी मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको 10 थीटा की वैल्यू बता दूं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 10 थीटा की वैल्यू मैं आपको बता दूं और कोस 2 थीटा पूछूं, तो आप पता कर लोगे ना, बस यही इसके अंदर कहानी है छोटी सी। 10 अल्फा और 10 बीटा बच्चों रूट है इस इक्वेशन के, बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन बच्चों आया था 2024 की सेकंड शिफ्ट में, है ना, जो मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन, उसके भी रूट ऐसे ही गिवन थे आपको 10 अल्फा और 10 बीटा। वहां पे भी मैंने बताया था जब भी रूट 10 अल्फा और 10 बीटा की फॉर्म में दे रखे हो, एक बार क्या निकाला करो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, और एक बार क्या निकालो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि c/a। और फिर उसके बाद बच्चों क्या लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका 10 अल्फा प्लस बीटा का। 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो कितना आ जाएगा, ये तो है अपना 6 अपॉन 1 माइनस 8, यानी कि -6/7 आ गया। क्या वैल्यू आ गई बच्चों 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, अपना आंसर क्या है देख लो, कोस ऑफ 2 कॉमन ले लूँ अल्फा प्लस बीटा। अब आप खुद देखो, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो एक बार के लिए आप अल्फा प्लस बीटा को क्या मान लो x मान लो, तो यानी कि 10x की वैल्यू क्या आ गई बताओ -6/7। और अल्फा प्लस बीटा को x मान लोगे तो बच्चों ये क्या आ गया 2x आ गया ना। वही तो मैं कह रहा था 10 की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको कोस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो ना 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे बच्चों कितना आएगा 36/49, और 1 प्लस 36/49, ऊपर आ गया कितना 13, और नीचे 49 प्लस 36 85। तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 13/85। आसान क्वेश्चन था ये भी। ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन तो कितनी बार आपके नोटबुक में मिल जाएंगे आपको।
1045 की तो आपको बच्चों वैल्यू पता है ना। 4 एंगल है देखो इस क्वेश्चन में, इसकी तो वैल्यू पता है। बाकी 3 एंगल को ध्यान से देखो, इनमें एक रिलेशन मिलेगा आपको पक्का। 65 डिग्री किसके इक्वल होता है बताओ? 40 प्लस 25 होता है ना, 40 प्लस में 25। तो बस दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दो। 1065 को आप क्या लिख दो? 1040 प्लस 25, और इसमें फॉर्मूला खोल दो 10a प्लस बी का। क्या हो जाएगा बच्चों? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 1065 की 1 से करोगे तो 1065 रहेगा, माइनस 1040 इंटू 1065 इंटू 1025 हो जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई। और इक्वल टू क्या बच गया बच्चों? 1040 प्लस 1025। अब आप मेरे को बता दो ये फॉर्मूला तो कितनी बार, ये ना बेसिक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कि 10a इंटू 10b की मल्टीप्लाई 1 होती है अगर a और b का सम कितना होता है बच्चों? 90। तो यहाँ पे 65 और 25 का सम कितना है? 90। तो ये मिलके तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया? 1065 माइनस 1040 इक्वल टू क्या बच गया बच्चों? 1040 प्लस में 1025। इसको सबको एक तरफ शिफ्ट कर लो। 1065 माइनस ये ट्वाइस हो जाएगा ना, 1040, और माइनस के बच्चों 1025 इक्वल टू क्या आ गया? 0। इसकी वैल्यू क्या प्रूव कर दी मैंने? 0 प्रूव कर दी बिल्कुल आसानी से। अगर ये 0 आ गया तो बताओ मेरा आंसर क्या हो गया? देखना, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 240 माइनस दिस, ये तो पूरा मिलके क्या है? 0 है, प्लस में 2 इंटू 1045, 1045 होता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। और तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। कहता है एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें कोट ए कोट बी कोट सी की मल्टीप्लाई 0 से बड़ी है, तो ट्रायंगल कैसी होगी? अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। अक्यूट एंगल ट्रायंगल बच्चों कौन सी होती है? जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं ना। एक बात बताओ, कोट थीटा की या टेन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, कोट या टेन बच्चों क्या होता है? नेगेटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और किसी भी ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल तो ऑब्ट्यूज हो सकता है, मतलब 90 से बड़ा। दो तो नहीं हो सकते ना, एक हो सकता है 90 से बड़ा, दो नहीं हो सकते। एक बात सोच के देखो, इन तीन टर्म की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है, ये कब पॉसिबल है? जब या तो आप कहो कि सर तीनों की तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए, सुन रहे मेरी बात ध्यान से, या तो तीनों पॉजिटिव हो या तीन में से कोई दो नेगेटिव हो, क्योंकि बच्चों एक नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर तीन में से एक नेगेटिव होगी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगी। तो या तो दो नेगेटिव हो। अब दो नेगेटिव कैसे हो सकते हैं आप मेरे को बता दो। अगर कोट नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब ए और बी कैसे एंगल हो जाएंगे? ऑब्ट्यूज। और दो एंगल ऑब्ट्यूज तो हो नहीं सकते। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में, अगर कहीं लिखा हुआ है कि कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है? ए बी सी सारे के सारे एंगल क्या है बच्चों? अक्यूट एंगल है ना। सारे के सारे क्या है? अक्यूट है। क्यों? सारे 90 से कम होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, तभी तो ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव हो पाएगी ना। ठीक है, तभी तो इनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। अक्यूट है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल अक्यूट है। तो ट्रायंगल कैसी होती है बच्चों? अक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है, उसी को तो बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो पहली स्टेटमेंट क्या है बच्चों? करेक्ट है, ये क्या है? ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इसमें बस कोट की जगह क्या आ गया बच्चों? टेन आ गया। बिल्कुल सेम वही रूल तो लगेगा जो टेन में होता है भाई कोट में होता है। ट्रायंगल कैसी है? ऑब्ट्यूज। गलत है बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट में भी तो यही होगा ना, कि टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी की प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? पॉजिटिव है। टेन ए बी, टेन बी और टेन सी, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। और तीनों पॉजिटिव है तो मतलब ए बी सी कैसे एंगल है फिर बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, अक्यूट है। तो ट्रायंगल कैसी होगी? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कह रहा है ऑब्ट्यूज, मतलब ये क्या है? गलत। और ये क्या है बच्चों? ट्रू। तो सही कौन सी है? करेक्ट, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट ट्रू है बच्चों। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए बी कहता है इस सर्कल का सेंटर है और सी इस सर्कल की रेडियस है, तो इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। ये सर्कल है ना, देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर आप बता दो मेरे को क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ कर दो और कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ कर दो और साइन माइनस का लगा दो, सेंटर आ गया। रेडियस बोलो, सेंटर के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है ना, और माइनस में 1, रेडियस कितनी आ गई? 3। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को? सेंटर तो दे रखा है ए बी और रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है? सी। तो बस तीनों वैल्यू आ गई ए बी और सी की, तो आंसर बता दो सीधा क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया अपना? 19। 19 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो बच्चों स्फेयर का क्वेश्चन आ गया। ये दो एंड पॉइंट दे रखे हैं अपने को डायमीटर ऑफ ए स्फेयर के, है ना। स्फेयर का डायग्राम भी एक सर्कल की तरह बना सकते हो आप। ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट है।
तो बताओ डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हो तो क्या आप इसका सेंटर नहीं निकाल सकते? ये सेंटर क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट ही होता है ना। सेंटर क्या होता है? चाहे सर्कल हो चाहे स्फेयर हो, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है, 1+2 3/2, -1+1 0, और 2+2 -1 1/2। ये क्या आ गया बच्चों? सेंटर आ गया। अच्छा, एक सेंटर हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। ये तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है स्फेयर की, तो इसका सेंटर बता दो आप क्या होता है। वही, तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके साइन नेगेटिव कर दो, मतलब कि माइनस के यू हो जाएंगे, -v और -w। तो बच्चों कंपेयर करके बताना, u की वैल्यू कितनी आएगी? -3/2, v की वैल्यू 0 और w की वैल्यू -½ आंसर क्या निकालना है आपको? आंसर है बच्चों u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यानी -3/2 प्लस 0 -½ कितना आंसर आ गया? -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कहता है नंबर ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन ऑन एक्स वाई प्लेन। मतलब ये कहता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन। और x इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होता है आपको पता है ना? y एक्सिस के पैरेलल। ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसका ग्राफ x इक्वल टू 5 का, ठीक है। अब बताओ, ये कहता है कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ना वो कितने हैं? कितने पॉइंट है बच्चों? एक लाइन के ऊपर तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन है बताओ? इनफाइनेटली मैनी, मतलब कि कहता है कितने पॉइंट है बच्चों इस लाइन के ऊपर। मैं कहता हूँ एक लाइन के ऊपर तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट होते हैं, तो आंसर ही आ गया बस, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या दे रखे हैं बच्चों? इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन को साइन एलएमएन दे रखे हैं। एक बात बताओ, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है प्लेन का? वही एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। इसकी लेंथ कितनी है बताओ? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7। तो फिर इसके डायरेक्शन को साइन, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को साइन पता है ना आपको? उसके वेक्टर को उसकी लेंथ से क्या कर दो बच्चों? डिवाइड कर दो। ये लो डायरेक्शन को साइन आगे। और इसकी वैल्यू दे क्या रखे अपने को? एलएमएन। वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? एलएमएन, यानी कि एल एम और एन की वैल्यू आ गई। आंसर ये पूछा है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या है? 49 टाइम्स ऑफ 7 इंटू एल स्क्वेयर। बच्चों एल ये है तो इसका स्क्वेयर करो कितना आएगा? 4/49 आएगा ना, प्लस एम स्क्वेयर यानी कि इसका स्क्वेयर करोगे 9/49, माइनस एन स्क्वेयर यानी कि 36/49। अंदर से 49 तो कॉमन लेके कट जाएगा ना, ये तो क्या आ गया? 28 प्लस 9 माइनस 36 यानी कि 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है और ये उसके डायरेक्शन रेशियो है। बस आगे मत पढ़ो, मेरे को बस इक्वेशन ऑफ लाइन बता दो आप, जो एक पॉइंट से पास होती है और उसके डायरेक्शन रेशियो गिवन होते हैं। तो क्या होती है बच्चों? x-x1 y-y1, पता है ना ये बात सबको? आपको पॉइंट क्या है? 1 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। और डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों? 3 2 और 2। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ये लाइन इस प्लेन को एक पॉइंट पे मीट करती है, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है लाइन और प्लेन का। बताओ कितना बेसिक क्वेश्चन है। कितनी बार ये बताया जाता है कि लाइन और प्लेन का कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट मान लो, लेमडा की फॉर्म में है ना, पी मान लो इसको। तो क्या आ जाएगा? ये 3 लेमडा माइनस माइनस प्लस 2 लेमडा -1 और 2 लेमडा प्लस में 2। अगर ये बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो फिर ये कहाँ पे लाई करेगा? प्लेन पे भी तो लाई करेगा ना। पुट पी इन प्लेन। प्लेन की इक्वेशन के अंदर बच्चों, ये इक्वेशन के अंदर पी पॉइंट को पुट कर दो। इक्वेशन क्या है प्लेन की देख लो, इसमें पी पॉइंट को पुट करो। एक्स की जगह 3 लेमडा प्लस 1, वाई की जगह 2 लेमडा -1 और जेड की जगह बच्चों क्या है? 2 लेमडा प्लस में 2 इक्वल टू 18। इसको सोल्व करोगे, लेमडा कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। अगर लेमडा 1 आ गया तो फिर बता दो पी कितना आ जाएगा? लेमडा को 1 पुट कर दो 4, लेमडा को 1 पुट करोगे 1 और लेमडा को 1 पुट करोगे 4, 4 1 4 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो पॉइंट ऑप्शन में गिवन है वो प्लेन पे तो लाई करेंगे, तो इन पॉइंट्स को प्लेन में सेटिस्फाई करवा के देख लो। लेकिन कंफ्यूजन वहां हो जाएगी ना, अगर मान लो एक से ज्यादा पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा आंसर अपना होगा, ठीक है। इसलिए बेसिक मेथड आपको आना चाहिए। ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है, पी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन की, कहाँ से? उस प्लेन से जो इन 3 पॉइंट से पास होता है। बच्चों वैसे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट डिटरमिनेट वाला, ठीक है। बट इसमें वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लेन है ना, ये वन और ये वन बच्चों उसके क्या है? इंटरसेप्ट है। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 1 प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 होती है ना प्लेन की इक्वेशन। तो बस इक्वेशन आ गई प्लेन की अपने पास। और अब तो क्वेश्चन क्या बन गया? ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया कि ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से, इस
प्लेन से कितनी दे रखी है बच्चों आपको, पी दे रखी है, प्लेन की इक्वेशन है ये। तो किसी पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कैसे निकालते हो, पॉइंट को पुट करते हो पहले, 0 0 0 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा बताओ, 1 + 1 + 1 है ना, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो पी क्या आ गया बच्चों, 1/√3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3p² = 1। आपसे 3p² की वैल्यू पूछी है, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। 57th क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि बच्चों जब 3D पढ़ाई जाती है तो उसमें हमेशा ये बात बताई जाती है कि अगर किन्हीं दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस में बच्चों आपको रिलेशन दिया हो तो आप उन दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, ठीक है। आप कहोगे सर इक्वेशन तो 2 है, वेरिएबल 3 है, फिर कैसे निकाले भाई, एक इक्वेशन तो अपने पास भी होती है ना, कि l² + m² + n² का आंसर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एक बात बताओ, आपको वैल्यू इसकी निकालनी है ना, तो आंसर क्या है, सीधा सीधा लिख दूं मैं, l² + m² - n²। l² + m² को तो मैं 1 - n² लिख दूं, क्योंकि मेरे को ये पता लग रहा है कि मेरे को जो आंसर चाहिए ना, उसमें सिर्फ मेरे को n की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, समझ गए। n की वैल्यू अपने को निकालनी है, वो बच्चों कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये दो इक्वेशन है, लिख लो, l प्लस में 2m प्लस n = 0, और 12 माइनस के 2m प्लस 3n = 0। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मेरे को n की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, n की वैल्यू निकल गई तो आंसर आ गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन से बच्चों क्या करो, एक बार तो m निकालो, है ना, एक बार तो क्या निकालो, m, n को छोड़ दो, एक बार l निकाल लो, m की वैल्यू निकाल लो, l की वैल्यू निकाल लो, किसकी फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ n, यानी कि m का जो आंसर आएगा वो n की टर्म में आएगा, l का भी आंसर आएगा n की टर्म में, और फिर उन तीनों को इसके अंदर पुट कर देना, वहां से बच्चों आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, बस n ही तो निकालना है। तो बताओ, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, ये कट गया, 3l + 4n = 0। मैंने क्या कहा था, l निकालो, l कितना आएगा बताओ, -4n/3, इतनी बात समझ गए, क्या आ गया बच्चों, ये l आ गया, है ना। उसी तरह से अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, अब क्या कर दो बच्चों, अब की बार देखो m खत्म किया था ना, अब क्या खत्म कर दो आप, n को खत्म कर दो, किसको खत्म कर दो आप, n को नहीं, l को खत्म कर दो, m की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाली इक्वेशन को लिखो एज इट इज, n रखना है अपने को, n है ना। एक बार मैंने m को खत्म किया, एक बार l को खत्म कर दो, देखो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये खत्म, 6m - n = 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, n की वैल्यू आ गई अपनी 6m, यानी कि m कितना आ गया, n/6। मैंने क्या कहा था आपको, m निकाल लो, है ना, l और m निकाल लो, बस ये दोनों वैल्यू आ गई। तो अपने को ये पता है कि l² + m² + n² बच्चों कितना होता है, 1। l बोलो, l ये है कितना, -4n/3 का होल स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी, n/6, और n² को तो n² लिख दो, क्योंकि यहाँ से क्या निकल जाएगा देखो, n² निकल जाएगा, n² कॉमन ले लो, कितना आ गया ये 16/9, और प्लस 1/36, और प्लस में 1, तो बच्चों n² कॉमन लोगे, ये एलसीएम ले लो, 36, कितना आ गया बताओ, 64 + 1 प्लस में 36, तो यहाँ से n² की वैल्यू कितनी आ गई, 36/101 आ गई ना। तो बस आंसर निकाल दो, 2 × 36/101, यानी कि 1 - 72/101, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 29/101, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बस छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जो गलती होती है बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस में। ये कहता है एक वेरिएबल लाइन है जो पास होती है इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, है ना। पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, पहले तो बच्चों इन दो लाइन का क्या निकाल लो आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, बाकी बात तो बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4x - 2y = 2, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि मैं y को इलिमिनेट कर सकूं, है ना, दोनों को ऐड कर दो, 5x = 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 3/5, एक्स आ गया 3/5, इसके अंदर पुट कर दो, एक्स को बच्चों 3/5 पुट करके y निकाल लो, y कितना आ जाएगा, 1/5, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया बच्चों कितना, 3/5, 1/5। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये कहता है एक वेरिएबल लाइन है, ये कोई भी लाइन है, ये इस पॉइंट से पास होती है, इस पी पॉइंट से, है ना, पी पॉइंट से पास होती है, और मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे, यानी कि एक को ए पॉइंट पे मीट कर रही है और एक को
बी पॉइंट पे मीट कर रही है, तो आपको लोकस बताना है किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, है ना। ए बी का जो मिड पॉइंट है बच्चों, उसका क्या बताना है, लोकस बताना है। तो आप ये बताओ, इसके कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कुछ मान लो आप, ए मान लो, और ये डिस्टेंस बी मान लो, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए कोमा जीरो, और ये क्या हो गए, जीरो कोमा बी। तो आप मेरे को बता दो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है ना, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो, a/2 और b/2 हो गए। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिए और आपको लोकस चाहिए मिड पॉइंट का। इसका मतलब लास्ट में जहां a/2 होगा उसको रिप्लेस कर देना x से, और जहां b/2 होगा उसको रिप्लेस कर देना किससे, y से। ये बात बहुत अच्छे से सुन लो, ठीक है। अब बस क्वेश्चन खत्म, इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लो। बताओ इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अपने को x y को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ये कहाँ से पास होती है बोलो, पी पॉइंट से पास होती है ना, ये लाइन पी पॉइंट से तो पास होती है। पुट करो, x को कितना बच्चों 3/5 और y को कितना 1/5, एलसीएम ले लो चाहो तो 5ab, तो ये कितना आ गया 3b प्लस में a, तो यानी कि a प्लस में 3b इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5ab। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, लेकिन a और b को रिप्लेस करना है। अब बच्चे यहाँ पे आके गलती क्या करते हैं, वो a को x लिख देते हैं और b को y लिख देते हैं। बच्चों नहीं, मिड पॉइंट का लोकस मिड पॉइंट a नहीं है, a/2 है। तो क्या लिखोगे आप, a/2 को क्या पुट करोगे बताओ, x, और b/2 को क्या पुट करोगे y। तो यानी कि a को क्या पुट करोगे 2x, और b को क्या पुट करोगे बच्चों 2y। ठीक है, यहाँ पे पुट करो, a को 2x और b को 2y, a को 2x और b को 2y, दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके काट दो। देखो 2 कॉमन लेके काटोगे ना तो एक 2 कटेगा, तो 5 2 जा 10, 10xy तो बच जाएगा। बस ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है, x प्लस में 3y इक्वल टू 10xy इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल ही बच्चों एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होती है और जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये डायग्राम है, देखो ये जो लाइन है ना बच्चों, ये अपनी रिक्वायर्ड लाइन है। मान लो ये कहाँ से पास होती है, इस पी पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। और ये नीचे वाली जो लाइन है, ये क्या है बच्चों, इसकी इक्वेशन दे रखी है अपने को, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 9। आप मेरे को ये बता दो इसका स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अपनी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर है ना, तो माइनस का प्लस और कोस बाय साइन का क्या हो जाएगा, साइन बाय कोस। अब आप मेरे को ये बताओ, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं बन गया कि आपको पॉइंट भी दे रखा है स्लोप भी दे रखा है, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो लिखनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है बताओ, y माइनस y1 मतलब कोस थीटा, m कितना है बच्चों साइन बाय कोस, और इनटू x माइनस x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस कोस की उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बताओ y कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो x साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। सबको एक तरफ ले आओ, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या दिख रहा है मेरे को 1 बन जाएगा ना, x साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये माइनस वाई कोस थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिलके तो क्या हो गया 1, तो आंसर आ गया एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। बस सिंप्लीफाई करना है और आंसर आ गया अपना। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो जब भी क्लास में करवाया जाता है क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म का, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, उसका बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। कहता है दो पॉइंट है पी और क्यू जो इस लाइन पे लाई करते हैं। आप हल्का सा डायग्राम बनाओ, देखो ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, y इक्वल टू 2x प्लस में 3। इसमें दो पॉइंट है, एक p और एक q। क्या बोला गया है, दीज टू पॉइंट्स p एंड q आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट r। एक कोई r पॉइंट बना लो, इस P और Q दोनों की डिस्टेंस बच्चों इस R से कितनी है 2 यूनिट्स है ना, ये भी 2 है और ये भी कितनी है 2 है। तो आपको P और Q के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे लिखिए मैंने ये, ठीक है, गंदेश ऑप्शन है बट घबराना नहीं है। आप ये बताओ मेरी बात कि इससे आप क्या समझते हो कि दो पॉइंट आपको दे रखे हैं एक लाइन के ऊपर। सबसे पहले तो कोई इस लाइन पे कोई पॉइंट मानोगे तो उसको अल्फा बीटा की फॉर्म में ना मान लेना, है ना। मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना, एक वेरिएबल के रूप में माना करो। जैसे x को मान लो आपने अल्फा मान लिया, x कोऑर्डिनेट क्या मान लिया अल्फा, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों फिर बताओ 2 अल्फा प्लस 3 नहीं आ जाएगा। मतलब कि एक सिंगल वेरिएबल रखो 2 अल्फा प्लस 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये बताओ ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों कितनी दे रखी है 2 दे रखी है ना। आपको वैसे तो क्यू आर भी 2 दे रखी है और पी आर भी 2 दे रखी है, लेकिन आपको कोई एक डिस्टेंस निकाल के और उसको 2 के इक्वल रखना है। मेरी बात सुनना, फिर वहां से अल्फा की कितनी वैल्यू आएगी 2। अल्फा की जो 2 वैल्यू आएगी बच्चों,
एक बार पुट करोगे तो पी पॉइंट आ जाएगा, दूसरी बार पुट करोगे तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? पुट एक ही बार करनी है, डबल डबल ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलो क्या दे रखा है अपने को, पी आर 2 दे रखी है, तो पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 4। बस सिंप्लीफाई कर लो, पी आर क्या होता है, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या दे रखी है, 4। बताओ यहाँ से अल्फा की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, निकाल लो। कैलकुलेशन मैं आसान बना देता हूँ, बस देखो अंदर से क्या आ गया, ये 2 अल्फा माइनस 2 आ गया ना बच्चों, अंदर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो बाहर 4 आएगा, और ये अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स मिला के कितना हो गया, 5 हो गया ना। इस 5 को बच्चों नीचे शिफ्ट कर दो, कितना आ गया, 4/5। तो अल्फा माइनस 1 क्या आ गया बताओ, 2/√5 का 2/√5 प्लस माइनस, तो अल्फा कितना आ गया बताओ, 1 प्लस माइनस 2/√5, यानी कि अल्फा की दो वैल्यू आ गई, एक बच्चों 1 प्लस में 2/√5 और एक 1 माइनस में 2/√5 आ गया ना। अब मैंने क्या कहा था, एक बार अल्फा को ये पुट करेंगे तो पॉइंट पी पॉइंट आ जाएगा, एक बार अल्फा को ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। अब मेरे को बताओ, टू फाइंड पॉइंट पी, पी फाइंड आउट करना है मेरे को, है ना। पी पॉइंट तो क्या है, अल्फा और 2 अल्फा प्लस 3 है ना। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा को जब आप मानोगे क्या, अल्फा को जब आप 1 प्लस में 2/√5 मानोगे तो 2 अल्फा प्लस 3 कितना होगा बताओ, क्योंकि जब अल्फा को पुट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो बताओ 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना 1 प्लस 2/√5 प्लस में 3, देखो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 प्लस 4/√5 आ गया, समझ गए। तो जब अल्फा को आपने पुट किया क्या, 2 प्लस 1 प्लस 2/√5, जब आपने अल्फा को क्या माना बच्चों, 1 प्लस 2/√5, तो ये 2 अल्फा प्लस 3 क्या निकल के आया, 5 प्लस में 4/√5 निकल गया ना, ये पी पॉइंट आ गया। अब क्यू निकालना हो, अगर बच्चों क्यू निकालना हो तो इसी पॉइंट में है, तो पॉइंट तो वही है अल्फा और 2 अल्फा प्लस 3, बस अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अल्फा कितना है आपकी बार, 1 माइनस 2/√5 कर लो पुट, अल्फा को तो रखो 1 माइनस 2/√5, तो अगर अल्फा बच्चों 1 माइनस 2/√5 होगा, 1 माइनस 2/√5 होगा, तो 2 अल्फा प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, वापस से निकाल दो, 2 इंटू अल्फा और प्लस में 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, ये भी 5 माइनस 4/√5, तो यानी कि 5 माइनस 4/√5, तो यानी कि देखो ये दो पॉइंट कितनी आसानी से आ गए, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आ गया, है ना। यहाँ पे बस माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ गया बच्चों, माइनस आ गया। तो ये दो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट बच्चों आगे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, आसान सा क्वेश्चन था ये भी।